नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये आगामी 17वीं वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने आपको 16 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। दोस्तों, जो बच्चे शुरू से अंत तक इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उनको एग्जाम के अंदर पता चल ही गया होगा कि कितना फ़ायदा होता है। अगर आपने हमारी क्लास को शुरू से अंत तक वॉच किया, PDF से देख समझ लिया, तो फिर इसकी फ़ायदा कोई नहीं रोकेगा और ये एग्जाम के बाद ही पता चलता है, एग्जाम के दरमियान। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ देखिए, तो कम लोग देखते हैं, बहुत कम बच्चे बात मानते हैं। कोई बात नहीं, जरूर ऐसा समय आएगा कि जब बात मानिएगा आप, है ना। क्योंकि आपने ये तीसरा एग्जाम है, जब से मैं पढ़ाने आया हूँ तब से ये तीसरा एग्जाम बीत रहा है। SSC MTS 2 बार और आपका 2 बार CGL, 1 बार CHSL और एक आप 2 बार दिल्ली पुलिस, 1 बार HCM, यानी 7वां छठा एग्जाम है। लेकिन हमने क्लास 3 ही के लिए चलाया है और तीनों में आपने देखा होगा कि क्या बेनिफिट मिलता है। तो अभी भी समय है, जो बच्चे नए आ रहे हैं जरूर देख लें, है ना। कौन कौन सा देखना है, मैंने एक जो है सीरीज बना रखा है SSC और एवरग्रीन टाइप से 57 सीरीज, उसे देख लीजिएगा, कॉन्फिडेंस आएगी। टॉपिक वाइज देख लीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, आपको जो है 80% तक मामला खत्म हो जाती है किसी भी एग्जाम में, जो है GK GS के पोर्शन में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, भारत में स्थित कुल भूभाग में से कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी क्षेत्र स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो है कई सारे जो है चीज पाए जाते हैं, जैसे मैदान है, पठारी इलाके हैं, पर्वतीय भाग है। तो उसमें से मैदानी भाग का क्या हिस्सा है भाई, तो 43% हिस्सा है भारत के अंदर मैदानी भाग का। ठीक है, मैदानी भाग आपको कहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा इस वाले पार्ट में मिलते हैं जो भारत के नक्शा होते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट में। साथ ही साथ जो भारत की पूर्वी और पश्चिमी बेल्ट है, तो इनके किनारे भी मैदानी वाला भाग पाया जाता है। ठीक है भाई, ये वाला भाग। ठीक है, और ये वाला आपका ज्यादातर पठारी भाग है, जिसमें डेक्कन का पठार प्रमुख है ना। तो इस प्रकार से 43% मैदानी भाग है। राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले कब आती है, 1952 में आती है। और इसी वन नीति में डिसाइड किया जाता है कि भारत में अगर आपको जो है पर्यावरण को संतुलन रखना है भारत में, तो 33% भूभाग पे जो है आपका वन होना चाहिए। अभी कितने प्रतिशत भूभाग पे वन है, तो 24.6% पे जो है अभी आपका वन है इंडिया के अंदर, सर्वे 2021 के अनुसार। अभी 23 वाला डाटा आना बाकी है, जहां तक बढ़ा ही होगा, क्योंकि अब घटेगा नहीं। आदमी जागरूक हो चुका है, जिस प्रकार से पानी खरीद के पी रहे हैं, कुछ दिन के बाद हवा खरीद के लेंगे, तो इसीलिए जो है पेड़ पौधे लगाने में अब जो है थोड़ा सा बल दिए हैं लोग। इसके अलावा पृथ्वी पर जल को छोड़कर कुल भूभाग लगभग कितने प्रतिशत है, तो 29%। 71% क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, जिसमें आपके 5 महासागर समाये हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर। इसके अलावा पृथ्वी के 3 मुख्य भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, और वायुमंडल के 5 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है भाई, पृथ्वी के 3 भाग, वायुमंडल के 5 भाग या फिर 5 लेयर। सबसे निचले वाले लेयर को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। इससे ऊपर वाले को समताप मंडल कहते हैं। समताप से ऊपर को मध्य मंडल कहते हैं, क्योंकि ये बीच में है। इसके अलावा आयन मंडल, उससे ऊपर वाले को, और सबसे ऊपर वाले को बाह्य मंडल या बहिर्मंडल कहते हैं। तो ये 5 मंडल है आपका। और पृथ्वी के कितने भाग हैं, लेयर है, तो 3 है, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। सबसे ऊपर वाला, ये मान लीजिए पृथ्वी, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, तो ये है आपका क्रस्ट। इसके बीच वाले को कहते हैं मेंटल, और सबसे नीचे वाले को कहते हैं क्रोड या गुरुमंडल। क्रोड या गुरुमंडल कहते हैं आपके हिंदी में। एक बार SSC ने क्वेश्चन पूछा, गुरुमंडल में जो है क्या अधिकता पाया जाता है, किस चीज की अधिकता होती है गुरुमंडल के अंदर। जो बच्चे अंग्रेजी की तरफ नहीं देखे उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन छोड़ के आए, क्योंकि गुरुमंडल जो होता है कोर को ही बोलते हैं, क्रोड को ही बोलते हैं। ठीक है भाई, तो गुरुमंडल में नीफे ज्यादा होता है, निकेल और फेरस होता है, निकेल और लोहा होता है। ठीक है, तो ये आपका वायुमंडल के लेयर से भी थोड़ा सा समझा देता हूं। सबसे जो निचला है क्षोभ मंडल, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। सभी प्रकार की जो मौसमी घटना है, ये आपके क्षोभ मंडल में ही होते हैं, जैसे वर्षा, तरित, झाझा, मेघ गर्जना, ये सब। इसके अलावा क्षोभ मंडल में जैसे ही आप हाइट को कवर करेंगे, आपकी टेम्परेचर डाउन होगी, है ना। 165 मीटर में जो है 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। इसके अलावा क्षोभ मंडल के अंदर, है ना, जो हाइट है, ये कितना मापा गया है पृथ्वी से, तो 16 से 18 किलोमीटर, कहीं कहीं 14 से 18 किलोमीटर भी आप इसे देखेंगे। इसके अलावा समताप मंडल में क्या खासियत है, इसमें ओजोन लेयर O3 जो है स्थित होते हैं, जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरण से जो है हमें बचाती है। इसके अलावा जो भी वायुयान वगैरह हैं, ये समताप मंडल में ही उड़ता है, क्योंकि सम माने बराबर होता है और ताप मतलब टेम्परेचर होता है। तो इस वाली जो लेयर है समताप मंडल जो है, इसमें टेम्परेचर लगभग एक समान होती है, इसीलिए वायुयान के उड़ने के
लिए आदर्श स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा आयन मंडल से क्वेश्चन आता है, जो भी तरंग वगैरह को परावर्तित करके हम सिग्नल प्राप्त करते हैं, ये आपका कहां पे, आयन मंडल में। और बाह्य मंडल से क्वेश्चन आता है कि बहिर्मंडल में सबसे ज्यादा किस गैस की प्रधानता होती है, तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता होती है। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस, तो सबसे एकाधिकार है नाइट्रोजन का, जिसमें कितना है भाई, 78%, और ऑक्सीजन का तो कितना है भाई, 21%। तो 78 और 21, 7 दूना 8 1 99% दुइये को गैस है, बाद बाकी 1% में सभी अन्य गैस है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, बाह्यमंडल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम। और अगर आपसे फिर कोई पूछे कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस कौन सा होता है, तो भी आप कहिएगा हाइड्रोजन और हीलियम है, वहां पे नाइट्रोजन काम नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो यहां हम आ गए। अब यहां से निकलते हैं। अब क्रोड हो गया निचला भाग। अब क्रोड में सबसे अधिक निकेल और फेरस होती है, बता दिया था। भारत के पास दुनिया में जितने भी भूभाग हैं उनके कितने प्रतिशत हैं, तो बताइएगा 2.4% है। और भारत जो है एरिया के हिसाब से दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से 6 गो बड़का बड़का देश होगा, तो ये कौन है 6 गो देश, तो सबसे बड़ा रूस है। रूस पूरे दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। अब समझ सकते हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ होगा तो आधा दुनिया तो एक खेमे में होगा। ठीक है भाई, इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा जो है 6 गो कंट्री है जो इंडिया से बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। 7वां इंडिया है और 8वां हमारा कौन हो जाता है, अर्जेंटीना हो जाता है। तो कभी जब दिन फिरेगा और पूछ देगा कि इंडिया से निम्न में से कौन सा छोटा सा देश है, तो 3 गो ऑप्शन में से देगा, एगो अर्जेंटीना दे देगा। तो अर्जेंटीना जो है 8वें क्रमांक के देश है दुनिया में। इसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है। देखिए आज हमने नामा को पूरा ही क्लियर कर देना है। ठीक है, नामा वाला क्वेश्चन काफी आपको परेशान कर रहा है, एग्जाम के अंदर आता है आपको, तो आज नामा वाला टाइटल जितने भी बुक है सबको देख लेना है। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान है। आप जानते हैं कि शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है ना, क्योंकि जो है इनके काल में अच्छे अच्छे नक्काशी को जो है बनाया गया है ना, शाहजहां के काल में। ठीक है भाई, जैसे ताजमहल वगैरह जीता जागता उदाहरण। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम है। बाबर नामा के लेखक बाबर है, लेकिन यहां से जब भी क्वेश्चन पूछता है तो भाई ये पूछता है कि बाबर नामा किस भाषा में लिखे थे बाबर, तो तुर्की भाषा में। अकबर नामा के लेखक कौन है भाई, अबुल फजल। देखिए अकबर नामा को आप आईने अकबरी भी कह सकते हैं। जंगल नामा के लेखक कौन है, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष की एक और जो पुस्तक है जब से फेमस, द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन जो है ये आपके अमिताभ घोष साहब के जो है मतलब अच्छे कृतियों में है, ये काफी बार आपके एग्जाम में आता है, द लिविंग माउंटेन के लेखक। इनके अलावा जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। अब ये गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना उचित बनता है भाई, है ना। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। सिख धर्म के पहले गुरु या सिख धर्म के संस्थापक किसे कहते हैं, गुरु नानक देव को कहते हैं। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जो है जो 10वें गुरु हैं, ये खालसा पंथ की स्थापना 1699 में करा था। और ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में आता है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो आप बताइएगा गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। कब किए थे, 1699 में। गुरु गोविंद सिंह के संतान के याद में अब 36 दिसंबर को इंडिया में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी के जन्मदिन पे मनाए जाएंगे। इसके अलावा शाहनामा के लेखक कौन है भाई, फिरदौसी। और चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद। तो ये कुछ नामा था जिसे आपको कवर कर लेना है। इनके अलावा ल्यूपेक्स लूनर मिशन भारत के इसरो और किस देश के स्पेस एजेंसी के बीच जो है एक करार है, एक संयुक्त प्रोग्राम है। ठीक है, भारत का इसरो रहेगा और कौन से देश का संयुक्त एजेंसी रहेगा जो वहां के जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखता होगा, है ना। तो ये है जी जापान के जक्सा और भारत के इसरो, इन दोनों का संयुक्त आपका जो है क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट, है ना, लूनर, है ना, प्रोजेक्ट। प्राइवेट कंपनी में काफी प्रोजेक्ट होते हैं मेरे भाई, आपने पिक्चर वगैरह में, साउथ के पिक्चर में तो खास करके, है ना, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, है ना। तो ऐसा जो है यह प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो इसरो और जाक्सा का जो है मिली जुली प्रोजेक्ट है लूनर, है ना। लूनर मिशन है जिसका नाम है ल्यूपेक्स। क्या नाम है, ल्यूपेक्स। ये भी चंद्र मिशन जैसा ही है और इसे भारत का चंद्रयान 4 भी कहा जा रहा है। चंद्रयान 1st, 2nd, 3rd की ईस्वी जरूर याद रखना, 8, 19, 23, है ना। इसके अलावा तीनों को सतीश धवन जो है लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था
अभी इसरो के जो है मुख्य हेड सोमनाथ है और मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। स्थापना कब होती है, 1969 में होती है। इसरो की जो मास्टर फैसिलिटी केंद्र है ये 2 जगह है, हासन में कर्नाटक और भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा इसरो की जो अभी आदित्य L1 नामक जो मिशन लॉन्च किया गया है, जो सौर मिशन है, सूर्य मिशन है, तो इसको किस रॉकेट से ले गया, तो PSLV C57 से। और इसमें कितने पेलोड लोड थे, तो बताइएगा 7 पेलोड को कैरी किया है ना। ये बात रखिएगा ध्यान। थोड़ा सा आधा मिनट टाइम लेते हैं, PDF स्कीम बता देते हैं भैया। एक 40 रुपए वाली PDF हमारे पास ये है, आपका SSC DP और टॉपिक वाइज कवर करेंगे। इसमें से SSC और टॉपिक वाइज तैयार है, DP में मात्र 4 क्लास बाकी है, इसमें 21, SSC में 57 और टॉपिक वाइज में 10 है ना। तो आपको कुल मिला के जो है हमारा 80 क्लास मिल जाएंगे मात्र 40 में, यानी 50 पैसे में एक क्लास है ना। अगर इतना भी आपने कर लिया तो GK GS में 70 से 80% कोई नहीं रोकेगा आपका। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के बदलेंगे समय के साथ, वो तो उतना आपकी नॉलेज हो ही जाएगी कि अब ये पुराना हो चुका है। इसके अलावा जो आपका 25 है और उस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आगामी 2 से 2.5 साल तक कहीं नहीं बदलने वाला, SSC वाला में से, ठीक है भाई। SSC प्लस टॉपिक वाइज लेंगे तैयार मिलेगा 25 रुपया में। DP प्लस टॉपिक वाइज है 35 में, बिहार SSC SI और टॉपिक वाइज मिलेगा। 60 अगर देते हैं तो SSC BSSC SI और टॉपिक वाइज तीनों मिल जाएगा। और 70 खर्च करते हैं तो ऊपर जितना PDF आप देख रहे हैं सो भी मिल जाएगा, और एनालिसिस जो मैं कराता हूं वो भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे इच्छुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करें और जैसा आपको जरूरत है वैसा रिगार्ड में बात करिएगा, है ना। इसके अलावा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम से के द्वारा दिया गया था। देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बहुत हो गया, बाल विवाह अधिनियम बहुत हो गया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बहुत हो गया, इंडियन आर्म्स एक्ट बहुत हो गया। ये सब मैं पहले ही बता दिया, और दिल्ली पुलिस में बस इतना ही क्वेश्चन आ रहा है लो लेवल का, ठीक है। आगे के दिन के लिए क्या है, तो आगे के दिन के लिए प्लान है ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार इंडिया में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में करा गया था, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब, तो 1973 में। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1972 में। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किस चीज की स्थापना की गई या शुरुआत की गई, तो बताइएगा प्रोजेक्ट टाइगर का। तो क्वेश्चन घुमाने का स्टाइल है भाई, घर पे आके मिलाते हैं तो आप देखते हो कि गलती हो गया है, तो अच्छे से नहीं हम किए रहते हैं पहले, सिंपल सी बात है। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में लाया गया। अभी जो कंकरेंट लिस्ट है, ये आप जानते हैं कि इसमें स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलीजुली सरकार होती है कानून बनाने हेतु, और राज्य सरकार में स्टेट की होती है, लेकिन विषम परिस्थिति में सेंट्रल की मदद ली जाती है। और एक होता है संघ सूची, संघ सूची में खाली सेंट्रल कानून बनाते हैं, और ये तीनों कहां पे है, तो 7वां में, है ना। ये सब रिवीजन करवाता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी एग्जाम में मुझे लगता है मेरी एग्जाम है तो इसी हिसाब से पढ़ना चाहिए, ठीक है भाई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो आपका संघ वाला है, संघ वाले में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं सबसे आगा, और राज्य वाले में 61, और आपका जो संवर्ती में है 52। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी ना कभी छप सकती है। और संवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है ना। पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी, चले गए संविधान के अंदर, दिक्कत नहीं कीजिएगा, बस सुनते जाइए, क्योंकि सब चीज ज्ञानी है भाई जो आपको काम आएंगे, और मैं वही दूंगा जो काम आएंगे, ठीक है। 1990 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था, राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना, बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा 1909 भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, इसके तहत सांप्रदायिक चुनाव करवाए गए, यानी हिंदू अलग, इस्लाम धर्म के लोग अलग चुनाव करेंगे। इसके अलावा 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को इंट्रोड्यूस करवाया गया, है ना। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली समझते हैं, अभी इंडिया में जो है चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, ठीक है भाई। प्रत्यक्ष निर्वाचन वाला कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड है ना, ये ध्यान रखिएगा। 1919 में भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहा जाता है, के तहत द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। इनके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो फेमस हुआ ये हुआ कि बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा म्यांमार, है ना, आजकल इनका नाम है म्यांमार, पहले बर्मा, ठीक है भाई। इनकी भाषा क्या है, बर्मी, क्या है भाषा, बर्मी। इसके अलावा इसकी राजधानी क्या है, नेपिता, क्या है, नेपिता, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ी बहुत। इसके अलावा मैंने एक चीज बताया है कि अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में सबसे अधिकांश तथ्यों को कहां से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा हाल में ही मालिनी रोडके की मृत्यु हो गई है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो जो मालिनी रोडके है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई थी, है ना। इनको जो है अभी आपका मृत्यु हो गए हैं। इनके संगीत नाटक अकादमी 2001 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
देखिए आपको एक चीज बता दूं, एक बार क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने कि संगीत नाटक अकादमी में कितनी रकम मिलती है, तो मैं आपको बताया था कि संगीत नाटक अकादमी दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल वाला होता है जिसमें 1 लाख रुपया, यानी ये जनरल वाला हो गया और एक वो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड होते हैं। फेलोशिप में जो है 3 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। तो जनरल वाले में 1 लाख और फेलोशिप वाले में 3 लाख। उसके अलावा एक ताम्रपत्र और जो वस्त्र होते हैं अंग वस्त्रम कहा जाता है वो दिया जाता है दोनों में, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी जानेगा। अच्छा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को पहले राष्ट्रपति पुरस्कार भी कहा जाता था। जैसे आपने सुना होगा कि कॉमनवेल्थ गेम को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था, है ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को पहले, है ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहा जाता है। तो उसी प्रकार से, है ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अब एसबीआई कहा जाता है, उसी का बदला हुआ नाम है। गैट को अब डब्ल्यूटीओ कहते हैं, है ना। योजना आयोग को अब नीति आयोग कहते हैं। तो उसी प्रकार से चीजों को समझते चलेंगे कड़ी बना के, तो काफी ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में भी और याद भी रहेगा। इसके लिए आपको नियमित बना रहना पड़ेगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि के क्षेत्र में कर्नाटक संगीत प्रसिद्ध है ना। यानी साउथ में आप कर्नाटक संगीत जानते हैं और बाद बाकी के इंडिया में हम इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अन्य कलाकार में आएंगे तो पंडित भीमसेन जोशी का नाम सबसे ऊपर आता है। इनको 2009 में भारत रत्न भी दिया गया था। पंडित भीमसेन जोशी ये जो है आपके किराना घराना से संबंधित थे। कौन से? किराना घराना से पूछे जाते हैं। इसके अलावा पंडित एम वेंकटेश, पंडित जसराज, सुभा मुदगल ये सभी के सभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। बेगम अख्तर को मल्लिका ए गजल कहा जाता है। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहते हैं। देखिए ठुमरी, ख्याल, है ना, ये सभी के सभी कहाँ से निकले हैं? तो इस संगीत से निकले हैं, इन्हीं के एक एक भाग हैं, ठीक है। इनके अलावा कर्नाटक संगीत के प्रमुख कलाकारों में एम सुब्बा लक्ष्मी, पुरंदरदास, पंडित त्यागराज, स्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री ये सभी के सभी जो है आपके कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं। एम सुब्बा लक्ष्मी जो है संगीत के क्षेत्र में पहली बार आपका भारत रत्न जो है आपका अचीव किए थे 1998 के अंदर, है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत रत्न के जो 5-6 कलाकार हैं उनको जरूर ध्यान रखें जो संगीत के क्षेत्र में पाया है। इनके अलावा 1999 में रविशंकर साहब, 2001 में लता मंगेशकर और आपका जो है पंडित बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर 2001 में। इसके अलावा 2009 में अभी हमने कहा पंडित भीमसेन जोशी और 2019 में भूपेन हजारिका साहब। तो ये कुछ 6 कैरेक्टर हैं, 3 2 5 1 6, ये 6 कैरेक्टर को संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जा चुका है। अगला है, अगर आपसे पूछे कि भाई कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने प्रकार के स्वर का इस्तेमाल होता है, तो आप कहोगे जी 12 प्रकार के स्वर का इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जब भी पूछता है आपको पंचवर्षीय योजना को रिलेट करके पूछता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना में जो है इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाया गया था, तो आप क्या कहोगे? पहली पंचवर्षीय योजना। क्या कहोगे? पहली पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसकी ईस्वी क्या होती है आपका 1952, ठीक है। इसकी ईस्वी होती है 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, गांधी जी की जो है। तो ये जो है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है चलाया गया था सामुदायिक कार्यक्रम। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि क्या थी? 1951 से 56। कौन से मॉडल पे था? हेराल्ड डोमर के मॉडल पे था। इसमें किस पे बल दिया गया? कृषि और सिंचाई पे, है ना, विशेष बल दिया गया। इसी योजना में चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना भी की गई, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, इसमें भारी उद्योग पर प्रबल मतलब ज्यादा बल दिया गया, भारी उद्योग पे। साथ ही साथ इसमें चिकित्सा वगैरह पर भी ध्यान दिया गया, ठीक है। अगर आपको कल पूछे कोई तो इसमें बताइएगा चिकित्सा वगैरह पर भी ध्यान दिया गया था। दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर भी ध्यान दिया गया था और भारी उद्योग के तहत दुर्गापुर जो आपका पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला जो उड़ीसा में है और भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे फैक्ट्री का निर्माण अलग अलग देशों के सहयोग से करा गया था, जिसमें दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और भिलाई रसिया के सहयोग से स्थापित करवाए गए थे। इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना सुब्रमण्यम या चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था और जो पहले 2 पंचवर्षीय योजना में जिस पर बल दिया गया, तीसरे पे मिली जुली बल दिया गया, यानी भारी उद्योग प्लस खाद्यान्न या कृषि पर बल दिया गया। इसके अलावा
प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मोढेरा में सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में, और ये वही मोढेरा है जो आपका सौर ऊर्जा से संचालन होने वाला पहला गांव है इंडिया का। सर्वेश्वर महादेव मंदिर ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है ना। कुरुक्षेत्र की लड़ाई आपने सभी महाभारत में देखा होगा। कंदरिया महादेव का मंदिर ये खजुराहो टेम्पल में है। खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कौन बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में है। ये कौन बनवाया था? राजराज चोला बनवाया था। मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ है? ये बिहार में है। दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ में है। भीतरगांव मंदिर कानपुर में है। ये कुछ ऐसा मंदिर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब जो ज्यादा फेमस ना हो लेकिन ऐतिहासिक महत्व के हो। ठीक है भाई, ऐसे मंदिर आपसे पूछे जा रहे हैं। हालांकि तंजौर बहुत फेमस है और आपका जो है कंदरिया महादेव भी काफी फेमस है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सकरखेरा का युद्ध कब हुआ था? तो जो सकरखेरा का युद्ध हुआ था ये 1724 में हुआ था। पानीपत की 3 लड़ाई आपको जरूर याद रखना है, 1526, 1556 और 1761 में। ठीक है, 1526 वाले में इब्राहिम लोदी बाबर से हारे थे, मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। 1556 में अब हेमू अकबर से हारे थे, है ना। इनके अलावा 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था, और उसमें मराठों का सरदार कौन था? तो सदाशिवराव भाऊ, है ना। कल मैंने आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के समय यानी तालीकोटा युद्ध के समय वहां भी सदाशिवराव थे और यहाँ सदाशिवराव भाऊ थे। ठीक है भाई, इसके अलावा तराइन की 2 लड़ाई 1191 पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन की दूसरी लड़ाई है ना 1192 पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच ही होता है, लेकिन दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पहले वाले में चौहान साहब की विजय होती है। पलासी का युद्ध 1757 में होता है, सिराजुद्दौला बंगाल का शासक और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, अंग्रेजी सेना की तरफ से हेक्टर मुनरो और इधर इंडिया की तरफ से मुगल बादशाह की सेना, बंगाल के नवाब की सेना और अवध के नवाब की तिरगुटी सेना। इसके अलावा चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में। दोनों में सेम कैरेक्टर है, कौन है? शेरशाह सूरी और हुमायूं। दोनों में किसकी हार हुई? हुमायूं की। ठीक है, बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? तो बताइएगा, मीर कासिम था। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। यहाँ से क्वेश्चन बन गए हैं, इसीलिए मुझे बाद में याद आया और मैंने फिर यहाँ पे लिख के रखा है। इसके अलावा बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखा था? मुर्शीद कुली खान रखा था। ये आपका बिहार एसआई जो पिछला वाला हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है भाई, इसके अलावा चंपारण मेला का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? देखिए बड़ा ही कंफ्यूजन है भाई। चंपारण मीट आपने सुना होगा, है ना। चंपारण जो है बिहार में है, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो चंपारण मेला का आयोजन छत्तीसगढ़ में होता है। चंपारण जो है छत्तीसगढ़ में एक गांव का नाम है। ठीक है, चंपारण मेला का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा, रायपुर के समीप माघ महीने में जनवरी फरवरी में होता है। ठीक है, इसके अलावा बस्तर दशहरा, कोरिया मेला, गोंचा महोत्सव, पोला महोत्सव, हरेली महोत्सव, नारायणपुर मेला, ये सभी के सभी कहाँ पे होगा? कुल्लू दशहरा भी कुल्लू दशहरा तो हिमाचल प्रदेश में होगा, यहाँ पे लिखा है बस्तर दशहरा, है ना। तो ये सब लिख लीजिएगा। हाल फिलहाल में कुल्लू दशहरा भी काफी पूछे गए, तो ये भी लिख लीजिएगा, कहीं हिमाचल प्रदेश में होता है ना। इसके अलावा उड़ीसा में जैसे भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आपका रथ यात्रा निकाला जाता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी रथ यात्रा का त्योहार होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य नृत्य या गायन शैली को देखते हैं, जैसे पंडवानी, है ना, सुआ, कर्मा, राउत, नाचा, सैला, ये सब जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्यों में से है या गायन के फॉर्म में से है। ठीक है, छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड और उत्तराखंड के साथ। इसके अलावा बैलाडीला लौह इस्पात केंद्र कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया भिलाई फैक्ट्री, ये अब कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। उस समय कहाँ लगाया गया था? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सर्वाधिक बड़ी नदी है महानदी, जिसपे आपका हीराकुंड बांध परियोजना है, जो इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना है, जो उड़ीसा के अंदर स्थित है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़ से होती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में लेटेस्ट सरकारी योजना हमर बेटी हमर मान, मैंने बता ही दिया था, तो इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे, आएगा, है ना। इनके अलावा एक दिवसीय इंटरनेशनल क्रिकेट में 13,000 रनों तक सबसे फास्ट पहुंचने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अब देखिए मामला थोड़ा सा बदल रहा है, बहुत सारे रिकॉर्ड बदल गए क्रिकेट में। वर्ल्ड कप इंडिया हार गई तो क्या हुआ? बहुत सारे रिकॉर्ड यहाँ पे बदल गया है, उसमें से अधिकांश रिकॉर्ड 2 आदमी किए हैं, एक विराट कोहली, एक रोहित शर्मा। ठीक है, तो विराट कोहली हो जाएगा। इनके अलावा विराट कोहली हाल में ही चल रहे मौजूद वर्ल्ड कप में विश्व में
वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट में तीसरे सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ते हुए, है ना। रिकी पॉन्टिंग जो है पीछे ढकेलते हुए विश्व में सर्वाधिक जो है तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाला बन गए हैं कौन? विराट कोहली। इसके अलावा विराट कोहली जो है वनडे क्रिकेट में, है ना, सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, 50 शतक, और अंतिम शतक जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ आया है। तो आने वाले समय में मेरे तरफ से ये क्वेश्चन आप लिख के रखिए कि विराट कोहली का 50वां शतक किस देश के खिलाफ आया था? तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, है ना भैया। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत के 400 T20 खेलने वाला रिकॉर्ड ये तो रोहित शर्मा है, 2 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है। भारत के लिए दोहरा शतक बनाने वाले जो महारथी हैं, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और ईशान किशन। तो ये इतने खिलाड़ी हैं जो दोहरा शतक लगा चुके हैं वनडे क्रिकेट के अंदर। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का रोहित शर्मा के नाम है, जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ के बनाए हैं। इनके अलावा भारत में अब तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बन गया है कि कप्तान भी हो और तीनों फॉर्मेट में शतक भी लगाया हो। इनके अलावा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, है ना। तो जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो इंडिया में तो आपका जो है अकबर था, क्योंकि उस समय मुगल वंश का शासन था। तो ब्रिटेन में राजा रानी कौन था? तो ब्रिटेन में एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे अधिक दिन तक महारानी रहने का जो है यह एलिजाबेथ द्वितीय के नाम है, जिनका पिछले साल निधन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर थे, परंतु जब अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली तो उस समय मुगल बादशाह कौन हो गया? जहांगीर हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हो गई और जो पहली फैक्ट्री खुला था ये 1608 में खुला था। तो कौन रहेगा भाई? जहांगीर रहेगा, सिंपल सी बात है। इसके अलावा बंगाल में प्रथम अंग्रेजी कारखाना 1651 में। इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे पूछते हैं कि हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने अपने पहली फैक्ट्री कब खोली? तो यही बात है यहाँ पे। तो ये 1651 में खोला गया था हुगली नदी के किनारे, है ना। डच ने अपना पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1605 में खोला था। पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट या कोजीकट में 1500 ईस्वी में खोला था, है ना भैया। और सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था और सबसे बाद में यानी 1961 में गोवा को हम आज़ाद कराए थे पुर्तगाली चंगुल से। तो सबसे बाद में पुर्तगाली भी गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 1953 में महारानी एलिजाबेथ के ताजपोशी में भारतीय नृत्यांगना किसे आमंत्रित किया गया था? तो बताइएगा कुमारी कमला को। इसके अलावा वर्तमान में ब्रिटेन के महाराज कौन है? तो चार्ल्स III है। अगला प्रश्न है, कुई भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कुई भाषा जो है ओडिशा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा के अंदर बोली जाती है। हाल फिलहाल के जो एग्जाम हुए, है ना, अच्छे लेवल की क्वेश्चनों में मैं बात करूंगा। इस बार की दिल्ली पुलिस में मैं उस क्वेश्चन को लेवल बताता ही नहीं हूँ, ये तो सिर्फ सुनी सुनाई से ही आपको काम मतलब निकल जाएगा जी एग्जाम, है ना। तो कुई भाषा हाल फिलहाल की जो एग्जाम है उसमें भाषा से काफ़ी क्वेश्चन आए, मैं अभी आपको याद दिलाता हूँ, सब याद आ जाएगा। कुई भाषा उड़ीसा में बोले जाते हैं। ये कंधास जनजाति के द्वारा बोला जाता है उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा हाल में ही उड़ीसा सरकार ने इस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए जो है रिक्वेस्ट किए हैं, इसीलिए इस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक कोक बरोक भाषा है जो त्रिपुरा में बोली जाती है, कई दफ़ा आपने सुना होगा। कोक बरोक भाषा त्रिपुरा के अलावा असम में भी बोला जाता है और बांग्लादेश में भी बोला जाता है। गालो भाषा ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है ना। इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के जो पड़ोसी देश है वहाँ से भी आपको भाषा को रिलेशन में क्वेश्चन पूछता है कि मालदीव में कौन सी भाषा? तो बताते हैं आप दिवेही भाषा। पूछता है अफगानिस्तान में कौन सी भाषा? तो आप बताते हैं पाश्तो भाषा। अब पूछता है श्रीलंका में कौन सी भाषा? तो आप बताते हैं सिंहली भाषा। पूछता है आप म्यांमार में कौन सी भाषा? तो बर्मी भाषा। नेपाल नहीं पूछता है क्योंकि सब जानते हैं नेपाली भाषा बोला जाता है। इसके अलावा पूछने में जो है और है आपका भूटान में कौन सा भाषा? तो जोंगखा भाषा, है ना। बांग्लादेश भी नहीं पूछता है क्योंकि जानता है बंगली। हाँ, चाइना पूछता है तो चाइना में कौन सा भाषा? तो चाइना न लिख के मंदारिन लिखता है। तो ये भी आपके जो है भाषा से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, है ना भाई। इसके अलावा जो साउथ है, साउथ में एक ही जैसे भाषा नहीं बोले जाते हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं, तमिलनाडु में आप तमिल बोलते हो, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु। ये अलग अलग है भाई, है ना। इसके अलावा
ये जो चारों भाषा है ये ऑलरेडी क्लासिकल भाषा है, इसके अलावा दो और क्लासिकल भाषा है, उड़िया और आपका संस्कृत। तो 6 ही क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया के अंदर। इसके अलावा भारत गौरव स्कीम के तहत पहला निजी ट्रेन कौन से 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई, करंट से आई है? तो ये आपका कम्बतूर से शिरडी के बीच चलाया गया है। भारत में जो निजी ट्रेन का संचालन हो रहा है भारत गौरव स्कीम के तहत, है ना भाई, ये पहला प्राइवेट ट्रेन होगा। इससे पहले तेजी से चलाया गया था लेकिन ये पूर्णतः नहीं, इस स्कीम के तहत नहीं। ये जो स्कीम है ना, गौरव स्कीम, इसके तहत प्राइवेट ट्रेन है आपका कौन सा, है ना, तो ये आपका चलाया गया था कहाँ से, कम्बतूर से शिरडी के बीच, ठीक है। इसके अलावा भारत में जो पहले वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कौन 2 स्टेशन के बीच, तो बनारस से दिल्ली के बीच 19 में चलाया गया था वंदे भारत, इसे ट्रेन 18 कहा जाता है। इसके अलावा भारत में प्रथम बार ट्रेन 1853 में चलाया गया था, मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करवाया गया था। भारतीय रेल चलाई जाने वाले सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम सुपर बासुकी है ना, जो नाग के नाम पे, सांप के नाम पे रखा गया है। इसके अलावा बंगाल के प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, नील विद्रोह का जो नेतृत्व है ये दिगंबर बिश्वास ने किया था और उसके जो है विष्णु विश्वास, दोनों मिलके किए थे। बंगाल में हुआ था आपका क्या, नील विद्रोह। कब हुआ था? 1859 में। इसके अलावा एक संथाल विद्रोह, ये भी काफी आते हैं। संथाल विद्रोह आपका 1855 में हुआ था। सिद्धू और कान्हू दोनों जो है किए थे, है ना, और ये किस क्षेत्र में, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। इसके अलावा कूका आंदोलन ये कौन संभालते हैं? गुरु राम सिंह और बालक सिंह, पंजाब में होता है। मोपला आंदोलन 1921 में होते हैं, केरला के अंदर होते हैं। अहोम विद्रोह ये भी असम में होता है। गोमुधर कवर, है ना, 1828 में होता है। तेभागा आंदोलन बंगाल में होता है, 1946 में होता है। तो ये कुछ प्राचीन आंदोलन जो आपको एग्जाम में काम आएगी। इसके अलावा बंगूस वैली फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? बंगूस वैली इस प्रकार से नाम है, तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। पुष्कर महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में मनाए जाने वाली त्योहार है और पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में होता है, दोनों अलग अलग है। इसके अलावा कंचौथ ये भी आपका जम्मू कश्मीर में होता है। हेमिस स्पुतनिक गस्तर लोसार महोत्सव ये कहाँ पे होता है भाई? लद्दाख में होता है। हेमिस नेशनल पार्क भी है, इंडिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से। स्पुतनिक गस्तर और लोसार ये तीनों आपके कहाँ पे होते हैं? लद्दाख के अंदर होते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा आपका हॉर्नबिल महोत्सव समय आ रहा है इसका, ये कहाँ पे होता है? नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच होता है। हॉर्नबिल को हम त्योहारों का त्योहार कहते हैं। हालडा महोत्सव, कुल्लू दशहरा, नाटी नृत्य, गुलेर चित्रकला ये सभी के सभी कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सोलुंग, मोपिन, लोसार, ड्री फेस्टिवल ये सभी के सभी कहाँ मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? ये सिर्फ याद दिलाने के लिए कि आपको समाज भी पढ़ना है बाद में, कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे मेरे लिए कोई भी इंपॉर्टेंसी नहीं है क्योंकि एक एक बच्चा को याद करवा दिया हूं मैं, सारे समाज सारे सोसाइटी, है ना भाई। वहां से क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए कि आपको ये पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पर डे, ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक में आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे। कब होती है? 1867 में होती है। इसके अलावा प्रार्थना समाज आर्य समाज और ब्रह्मा समाज की मिलीजुली कॉम्बिनेशन है, दोनों का प्रभाव देखने को इसमें मिलता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में राजा राम मोहन राय 1828 में। आत्मीय समाज का भी 1815 में कोलकाता के अंदर ही राजा राम मोहन राय ने ही करवाया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 बॉम्बे के अंदर दयानंद सरस्वती ने किताब कौन सा लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए थे। इसके अलावा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किए थे? 1873 पुणे में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, है ना, विवेकानंद साहब कहाँ पे? कोलकाता में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे है? अड्यार। कब बनाया था? 1882 में। और जो ओरिजिनल थियोसॉफिकल सोसाइटी आया था वो कब आया था? 1875 में। कहाँ आया था? अमेरिका में आया था। कौन लाया था? ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट, है ना। भारत में कौन लाया? एनी बेसेंट, है ना भैया। इसके अलावा निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। दौलताबाद कहाँ है भाई? दौलताबाद कहाँ नहीं, मतलब कौन बनवाने वाले के नाम से सम्मिलित करना है। तो दौलताबाद को आप पुराना किला, पत्थर की मस्जिद, हजार स्तंभ मंदिर। दौलताबाद को हम मोहम्मद बिन तुगलक से मिलाएंगे। पुराना किला, ये पुराना किला को हम मिला देंगे आपका शेरशाह सूरी से, ये दिल्ली में ही स्थित है पुराना किला। इसके अलावा पत्थर की मस्जिद परवेज से पटना में है।
हजार स्तंभ मंदिर कृष्णदेव राय के जो है अमूल्य धरोहर में जो उन्होंने बनवाया है ना। हाँ, विट्ठल स्वामी मंदिर भी बनवाया कृष्णदेव राय, हजार स्तंभ मंदिर भी बनवाया। तो इस प्रकार से आप मैच कर लेंगे, आंसर मैच करके दिया गया है। पत्थर मस्जिद कहाँ पे है? पटना में बता दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो दिल्ली से दौलताबाद। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक हैं जिन्हें नागलपुरम नामक बस्ती भी बसाई थी। सीरी का किला कौन बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। का बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो फतेहपुर सिकरी में है ना, और जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसके अलावा अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह अलाई दरवाजा कहाँ पे लगा है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लगा है, दिल्ली के अंदर। विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? चित्तौड़गढ़ में है, राणा कुंभा ने करवाया था, राजस्थान में। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो परमानेंट है, मतलब कभी विघटित नहीं होता? तो आर्टिकल 83 के 1 है ना, 83 के 1 कहता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन कभी भी नहीं होता, परंतु हर दूसरे वर्ष है ना कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य यानी 1/3 जो है आपका अवकाश ग्रहण करते हैं, उसकी जगह पे नए सदस्य की भर्ती की जाती है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का, लेकिन राज्यसभा का अपना कार्यकाल कितना होता है? तो परमानेंट होता है। ठीक है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, जिसमें 238 चुनाव से आ सकते हैं और 12 जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये फैसिलिटी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में जो है न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष। राज्यसभा में चुनाव प्रक्रिया से बता ही दिए कहाँ से लिए गए हैं, है ना। राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कमला प्रसाद त्रिपाठी थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता था पहले, अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान में तो रखना है। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये आपको 1951 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी इसी प्रकार से है, तो ये 1889 में चलाया गया था मेधा पाटेकर के द्वारा। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कि किससे जुड़ा हुआ है? तो मेधा पाटेकर से, ये पर्यावरण एक्टिविस्ट थी। इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942, काफी सारे आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेरा आंदोलन 1918, अहमदाबाद आंदोलन 1918, गांधी जी की मृत्यु 1930, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924, है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए 1931, पूना पैक्ट किए 1932, है ना। गांधी जी अफ्रीका गए 1893, लौटे 1915। ये सब कुछ गांधी जी की ईस्वियां है जो आपके एग्जाम में आता रहता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन 1973, कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली में। इसके अलावा होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा कब? 1916 में। स्मिता राजेश भाई शास्त्री का संबंध किस नृत्य से है? स्मिता राजेश भाई शास्त्री का संबंध किस नृत्य से है? इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो है आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे? कुचिपुड़ी से संबंधित है। स्मिता राजेश भाई शास्त्री को हाल फिलहाल में संगीत नाटक अमृत अवार्ड दिया गया है। अभी कौन सा बला है भाई? अभी आपने सुना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो 2 प्रकार के होते थे, एगो 1 लाख रुपया वाला, एगो 3 लाख वाला। 3 लाख वाला फेलोशिप अवार्ड है, 1 लाख वाला साधारण अवार्ड, है ना। तो ये संगीत नाटक अमृत अवार्ड जो है, ये जो आजादी के अमृत महोत्सव है, इसके उपलक्ष्य में इससे मिला जुला कार्यक्रम है। ये ऐसा कार्यक्रम है कि कोई जो संगीत से जुड़ा हुआ है, अब 75 वर्ष की एज पार कर चुका है, लेकिन उसको कोई भी राष्ट्रीय लायक पुरस्कार नहीं मिला है, राष्ट्रीय जो पुरस्कार होते हैं, तो उनको वैसे आदमी को दिया जाता है। ठीक है। तो अभी बहुत सारे आदमी को दिया गया है, जिसमें से एक कैरेक्टर ये भी है, स्मिता राजेश भाई शास्त्री। इसे जो है कुचिपुड़ी के लिए दिया गया है। अब आने वाले समय में ये सब जो है अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से एक है। कुचिपुड़ी जो है के प्रमुख कैरेक्टर में यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम, ये सभी के सभी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। मैंने आपको रेड्डी फैमिली बता दिया था, मोटे में सरनेम याद रखिएगा। महाराज जो है आपका कथक में, है ना। सिंह और झावेरी ये चले जाएंगे मणिपुरी में, महापात्रा ओडिशा में, बोरबयान और आपने गोस्वामी, है ना, बोरबयान गोस्वामी, ये सब कहाँ पे चला जाएगा आपको? सत्रिया नृत्य में, ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों में आएंगे
यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आपने दोनों में देखा, ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों कर लेती है, इसीलिए जब भी यामिनी कृष्णमूर्ति को पूछा जाता है तो भरतनाट्यम नहीं देके कुचिपुड़ी देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी कर लेती है, ओडिसी भी कर लेती है। रुक्मिणी देवी, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, ये वही मृणालिनी साराभाई है जो आपका विक्रम साराभाई की पत्नी और मल्लिका साराभाई की जो है माता है, जिन्होंने दर्पण एकेडमी जो है आपकी इसकी स्थापना किए थे, दर्पण वाला जो है एकेडमी उनका। इसके अलावा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा? जैसे आप जानते हैं कि अभी लोकसभा में अभी हाल साल सीट में बदली नहीं होता, 2026 तक बदलाव नहीं करेगा। तो ये कौन से संविधान संशोधन में इस प्रकार की फैसिलिटी दिया गया था कि भाई छेड़छाड़ नहीं होगा 2026 तक? तो 84वां संविधान संशोधन। देखिए संविधान संशोधन से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो आता ही आता है, तो जो ज्यादा हाल फिलहाल में चर्च के विषय होते हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन ये हमेशा चर्च की विषय बना रहेगा जब जब आपके चुनाव आएंगे तब, ठीक है। तो ये 1989 में हुआ था, 21 वर्ष थे पहले आप वोट डाल सकते थे, लेकिन अब 18 वर्ष में आप डाल देते हैं वोट। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन ये जीएसटी से संबंधित है, ये 2017 में हम इंट्रोड्यूस हुए थे 1 जुलाई को, और सबसे पहले हम असम में इस प्रकार की बात को देखे थे। और इसके 5 स्लैब मैंने बता दिया था, 0, 5, 12, 18 और 28, है ना, ये स्लैब है जीएसटी के इंडिया के अंदर। ये इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। जीएसटी परिषद के आर्टिकल भी बता दिया था 279A, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। इसके अलावा जो 86वां संविधान संशोधन है 2002 में आया था, इसके तहत क्या हुआ था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक तो मौलिक अधिकार बना जो आर्टिकल 21 के ए में है ना, और एक वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके पेरेंट्स का कर्तव्य बना जो आर्टिकल 51 के 1-11 में है। तो मौलिक कर्तव्य भी बना और मौलिक अधिकार भी बना। इसके अलावा 56वां संविधान संशोधन, ये गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, कल या आज पूछा था, है ना। 102वां संविधान संशोधन आपका ओबीसी से है, 103वां संविधान संशोधन आपका ईडब्ल्यूएस से है, और 104वां संविधान संशोधन आपका किससे है भाई? 104वां कोई बताएगा? SC ST और आपका एंग्लो इंडियन से है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण जो पंजाब में हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई है, अत्यधिक सिंचाई है। अभी आप जैसे कि जान रहे हैं कि पंजाब में बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा उत्पादन होते हैं अनाज का। आप जानते हैं ना, पंजाब हरियाणा में बहुत अमीर है, धनाढ्य है ना। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे, है ना, मतलब जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की इतनी घट जाएगी कि फिर इसमें कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो हम आज में जीते हैं, हम आगे के लिए नहीं सोच रहे हैं, है ना। तो ये अपनी अपनी है, खैर, है ना, हमें आगे के लिए सोचना चाहिए। तो अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है पंजाब में भूमियों का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। खनन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि राज्य में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है खनन, ठीक है। ये जहां पे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है, वहां पे खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, जिससे भूमि का निम्नीकरण भी होता है और वनोन्मूलन भी होता है, ठीक है। पहले ऊपर का मटेरियल हटाएगा तब ना नीचे से खोदेगा, तब वनोन्मूलन भी हो जाता है, अब भूमि निम्नीकरण भी हो जाता है, खनन, है ना। और जो खनन वाला स्रोत है वो अधिकांश किस प्रकार की एनर्जी का फॉर्म है भाई? तो बताइएगा, है ना। ये सब जो है आपका, इससे जो एनर्जी आपका प्राप्त करते हो आप, तो इससे जो बनने वाला एनर्जी है वो कैसा रहेगा? अनवीकरणीय रहेगा, ठीक है ना। अनवीकरणीय, नवीकरणीय क्या होता है पहले बता चुका हूं। नवीकरणीय, अभिनवीकरणीय से क्वेश्चन आता है, जैसे संवैधानिक और असंवैधानिक निकाय से क्वेश्चन आता है। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, है ना, अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, अति पशुचारण, पशुचारण होता है, उसके खूर से जो है मिट्टी, इससे अपर्दन भी होती है भूमि का और निम्नीकरण भी होती है। पंजाब को 3 भागों में बांटा गया है ना, ये क्वेश्चन आपसे पहले ही पूछा गया था। इसके अलावा पंजाब तथा हरियाणा में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो आपका कहां से उठता है? भूमध्य सागर से, जो रबी के फसल को फायदा पहुंचाता है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत सिंह मान है। कौन से पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी का। अब ये जो आम आदमी पार्टी है, झाड़ू छाप, इसको नेशनलाइज किया गया है, नेशनल लेवल का पार्टी हो गया है ये। इसके अलावा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज कब किया था? आप जानते हैं कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। तो चेचक का टीके का खोज जो है 1796 में किया था। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके अलावा
चेचक विषाणु जनित रोग है जो बैरियोला वायरस से होता है, जिसे छोटी माता भी कहते हैं। पोलियो के टीका की खोज जोनास साल्क ने किया था, अल्बर्ट साबिन ने भी किया था। टाइफाइड बीमारी किससे होती है? सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होती है, ये अलग से पूछा जाता है। रेबीज के टीके का खोज कौन किया था? लुई पास्चर ने किया था। और दूध के पाश्चुकरण के सिद्धांत का खोज भी लुई पास्चर ने किया था, है ना। आवर्त सारणी का खोज मेंडेलीव और मोसले ने किया था, है ना। शीतलन का नियम, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिए थे। आर्किमिडीज ने जो है लॉ ऑफ फ्लोटिंग दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत दिए थे, है ना। इसके अलावा अष्टक के नियम न्यूलैंडस ने दिए थे। तो ये कुछ एक बात जो है आपको ध्यान रखना है। 5 भागों में जो है आपको पादपी, एनेमिलिया, कवक, है ना, इस प्रकार से जो 5 भागों में आपको बांटा गया है, ये आपका व्हिटकर ने बांटा है। तो ये सब जो है थोड़ा बहुत जरूर ध्यान आपको रखेंगे। इसके अलावा भारतीय समुद्र तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है भारत में समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई। इसके अलावा सबसे लंबी लंबाई गुजरात की है ना। दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है ना। इसके अलावा सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। भारत में तटरेखीय राज्य वाला राज्य कितने हैं? तो 9 है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इनके अलावा भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर तय करता है, और सबसे छोटकू सीमा अफगानिस्तान के साथ, है ना। इसके अलावा भारत में स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी देश और 2 जलीय सीमा वाला पड़ोसी देश। तो 7 गो जो है यह स्थलीय सीमा वाला और 2 गो है जलीय सीमा वाला। तो ये जो 2 गो जलीय वाला है ये कौन कौन सा है? तो एगो मालदीव है, एगो आपका श्रीलंका। सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश विश्व में कौन सा है? तो कनाडा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। स्थलीय सीमा वाले देश को मैं कई दफा पढ़ा चुका हूं। अभी मैंने जैसे भाषा की जिक्र किया था, आपका सभी बगल वाले देश का भाषा बताया था। इसके अलावा स्पाइरोगायरा किस प्रकार की जंतु है? बहुकोषीय जंतु है। देखिए जंतु सबसे पहले तो 2 कैडर के होते हैं, एक आपका पादप कोशिका, एक पादप वाला होता है, और एक आपका एनिमल यानी जंतु कोशिका होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद भी आती है अंदर की बात। तो अंदर की बात क्या है? जंतु या तो एक कोषीय हो सकता है या बहुकोषीय हो सकते हैं। कोई कोई जंतु एक कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं और कोई बहुकोशिका से। हम लोग बहुकोषीय प्राणी हैं, ठीक है। तो जो स्पाइरोगोरा है ये बहुकोषीय जंतु होते हैं, ठीक है। स्पाइरोगोरा बहुकोषीय जीव है, एक कोषीय जैसे दिखते हैं, इसीलिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ एक कोषीय जीव का उदाहरण जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। चूंकि अमीबा के अंदर ही आपका प्लाज्मोडियम भी आ जाता है जो मलेरिया फैलाने के लिए जिम्मेवार है। तो ये सब जो है एक कोषीय होता है, एक सेल वाला होता है। इसके अलावा मैंने अभी बताया प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है, जो अमीबा है, उसी कारण आपका मलेरिया रोग होता है। लेकिन इसके वाहक का काम कौन करता है? एनीफिलीज मच्छर करता है, मादा वाली वो भी, है ना। इसके अलावा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होना पादपों को जंतु कोशिका से अलग करता है। यह कोशिका भित्ति यूकेरियोटिक कोशिका में सेलुलोज के बने होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने आपको बताया था कि भाई जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो गरीब रहते हैं, इसमें अधिकांश चीज की कमी रहती है, इसमें केंद्रक भी नहीं होती। और बताइए इसमें केंद्रक भी नहीं होती, है ना। केंद्रक जिसमें आपका सभी जो है महत्व के चीज स्टोर जो जानकारी मिलती है केंद्रक से मिलती है, यही नहीं रहता है प्रोकैरियोटिक में, है ना। यूकेरियोटिक में रहता है। तो मैंने अंतर विभेद करने के लिए मोटे तौर पे आपको बता दिया कि जब भी पूछेगा कि भाई प्रोकैरियोटिक में ये रहता है क्या, तो 99% केस में कहिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अधिकांश चीज जो है नहीं ही रहता है इसके अंदर। इसके अलावा कोशिका की खोज कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। अध्ययन जो है इसको क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। फिर बाद में ल्यूवेन हॉक ने भी किया था 1674 में, और रॉबर्ट हुक क्या था 1665 में, है ना। तो रॉबर्ट हुक जो है सिर्फ नाम दिया या फिर निर्जीव कोशिका की खोज किया, है ना, जिसे छोटा सा कमरा की संज्ञा दिया गया था। लेकिन जो 1674 में किया ल्यूवेन हॉक ने, वो जीवित कोशिका का खोज किया था। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में कौन सा प्राकृतिक कारक जिम्मेवार है? लेटेराइट मिट्टी होते हैं ना, लेटेराइट मिट्टी, है ना। तो इसके निर्माण में कौन सा प्राकृतिक कारण या प्राकृतिक क्रिया जिम्मेवार है? तो भारी वर्षा। भारी वर्षा से लीचिंग का प्रोसेस हो जाता है, निक्षालन हो जाता है मिट्टियों का, जिससे आपका लेटेराइट मिट्टी का जन्म होता है भाई, ठीक है। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी किस प्रवृत्ति की होती है? तो एसिडिक होती है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, इसीलिए इसमें सब फसल नहीं होते हैं, इसमें कुछ फसल होते हैं। जैसे आपका सबसे पहले तो किस किस स्टेट में ये पाया जाता है? तो ये आपका दक्षिणी राज्य में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में तथा उत्तर पूर्वी प्रदेश में भी पाए जाते हैं लेटेराइट मिट्टी, जहां पे वर्षा होती होगी ज्यादा, समझ रहे हैं। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिल सकते हैं। इसके अलावा
सदाबहार वन को और पर्णपाती वन को यहाँ पे समझाया गया है। थोड़ा सा मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कई दफा पढ़ा दिया हूँ कि सदाबहार वन वैसा वन होता है जिसमें एक टाइम में एक क्रिया नहीं होती है। कोई वृक्ष में फल लग रहे हैं, कोई पत्ते झाड़ रहे हैं, कोई पत्ता ला रहे हैं, किसी में फूल आ रहे हैं, तो हर वक्त जो है एकदम हरा भरा दिखता है, इसीलिए इसका नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? वर्षा के आधार पे। जिस फॉरेस्ट में आपका जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक सालाना वर्षा होता है उसे हम जो है सदाबहार वन कहते हैं, और जहां पे 200 सेंटीमीटर तक ही सालाना वर्षा होती है उसे हम पर्णपाती वन कहते हैं। पर्णपाती वन मतलब एक ही बार पत्ता गिराएगा और एक ही बार सब में नया पत्ता आएगा, तो जब नया आएगा तो अच्छा लगेगा, जब पत्ता गिर जाएगा तो सुन सपाटा लगता है। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी का जो मुख्य फसल है ये चाय, काजू, कॉफी ये सब है। इसके अलावा ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब कैसे होता है तो जानते हैं आप, ज्वालामुखी में क्या निकलेगा? मैग्मा निकलेगा, और मैग्मा जम के क्या हो जाएगा? लावा हो जाएगा, और जब ये लावा का जो क्षरण होगा तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा, और आग्नेय चट्टान जब लावा जमेगा तो आग्नेय चट्टे का निर्माण होगा, और जब ये आग्नेय चट्टान का क्षरण होगा तब काली मिट्टी का निर्माण होगा। अतः ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। प्रोसेस समझे कि नहीं समझे? देखिए यहां से निकला आपका मैग्मा निकला, ये जमा तो क्या बन गया? लावा। लावा है ना, ये लावा ऊपर में आके नाम हो जाता है इसका। जब ये जमा तो ऐसे इस चट्टानों को क्या कहते हैं हम? इसको हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। और जब इसमें क्षरण उत्पन्न होती है तो इससे क्या निर्माण होती है? काली मिट्टी का क्षेत्र, है ना। भारत के जो डेक्कन पठार है इसके अधिकांश भागों में काली मिट्टी के क्षेत्र पाई जाती है। काली मिट्टी के क्षेत्र को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, या फिर ब्लैक चेरनोजम भी कहते हैं। इसमें किस चीज की खेती होती है? तंबाकू की, कपास की सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी नदी की घाटी में भी काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा मृदा अपरदन को रोकने वाली खेती को समोच्च जुताई प्रमुख है। समोच्च जुताई जानते हैं ना, काउंटर प्लॉगिंग। ये क्या होती है कि जो पहाड़ी ढलान होती है इस प्रकार से सिरा ऐसे जोत दिया जाता है। इससे क्या होता है? जो जल का बहाव होता है इसमें रुक जाती है ना, तो इससे और मिट्टी भी रुक जाती है, तो इससे क्या होता है? मृदा अपरदन रुक जाती है, ठीक है भाई, है ना। तो ये जो आपका समोच्च जुताई है ये पहाड़ी ढलानों पर की जाती है ताकि मृदा अपरदन को रोकी जा सके। ये क्वेश्चन कई दफा आपसे पूछे जाते हैं। जो जल की बहाव की गति है उसको धीमा कर देता है और मिट्टी जो है बहता जितना बहना चाहिए उतना नहीं बह पाता है और रुक जाता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में की जाने वाली काट छांट वाली जो कृषि होता है उसे झूम कृषि कहते हैं। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है, जैसे कि आपने देखा ही होगा। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुराने को बांगर कहते हैं। जो मैं कहता हूं कि आपने देखा होगा, सुना होगा, इसका मतलब कहीं और नहीं, मैंने ही बताया है पास्ट में, ठीक है। इसके अलावा गांधी राइज टू पावर पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखिए बहुत कॉमन चीज जो है बार बार दोहराने में मुझे खुद को खराब लगता है। तो गांधी राइज टू जो आपका पावर है ये पुस्तक के लेखक जूडिथ ब्राउन है। कौन है? जूडिथ ब्राउन है। ओलिवर ट्विस्ट ए टेल ऑफ टू सिटीज, डेविड कॉपरफील्ड। पिकनिक पेपर्स के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के सबसे ज्यादा जो किताब पूछे जाते हैं ओलिवर ट्विस्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये टेल ऑफ टू सिटीज पूछे जाते हैं। ये दोनों काफी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट है। द पिलग्रिम प्रोग्रेस के लेखक जॉन बुनियन है। द मून स्टोन के लेखक बिल्की कॉलिंस है। हार्ट ऑफ डार्कनेस के लेखक जोसेफ कॉनरॉड है। ये कुछ विदेशी राइटर के उपन्यास है, चूंकि आजकल विदेशी राइटर के उपन्यास भी एग्जाम में आ रहा है। अगला है सुदर्शन झील किस पर्वत के पर स्थित है? तो जो सुदर्शन झील है ये गिरनार पर्वत पर स्थित है। गिरनार पर्वत कहां पे है? तो गुजरात के अंदर स्थित है। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने करवाया था? तो गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रुद्रदामन प्रथम ने भी करवाया था, जो शक शासक था। तो दोनों का नाम आएगा। तो जब अगर क्वेश्चन पूछे, खास करके राज्य सरकार में से क्वेश्चन काफी पूछते हैं और एक ऑप्शन देगा कि उपयुक्त दोनों, तो दोनों बताइएगा, क्योंकि सुदर्शन झील का जो पुनर्द्वार है, जो रिजोविनेशन है, ये दोनों करवाए थे, स्कंद गुप्त ने भी और रुद्रदामन प्रथम ने भी। और स्कंद गुप्त से स्पष्ट है कि गुप्त वंश का है। रुद्रदामन प्रथम का ये भी पूछता है कि ये कहाँ के हैं, तो ये बताइएगा शक वंश से थे, ठीक है। इसके अलावा स्कंद गुप्त ने भारत में हुनों का आक्रमण को जो है रोका था। स्कंद गुप्त के संस्थापक गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है भाई। इसके अलावा फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, उसके काल में चाइनीज यात्री भारत आए थे। इसके अलावा सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाए थे। तो ये सब बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उस्ताद अली जाकी हैदर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रुद्र बीना बजाते हैं उस्ताद अली जाकी हैदर, ठीक है। उस्ताद
सादिक अली खान, उस्ताद सादिक अली खान, इसके अलावा असद अली खान, ये दोनों के दोनों रुद्र बीना प्ले करते हैं। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, ये सभी के सभी सरोद से संबंधित है। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख साहब, ये सभी के सभी सितार से संबंधित है। राहुल शर्मा, शिव कुमार शर्मा संतूर के प्लेयर हैं। भोजन सुपारी, लच्छू महाराज, सुखविंदर सिंह, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, ये सभी के सभी तबला से संबंधित है। तो ये सब कुछ कैरेक्टर जो वाद्य यंत्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? आजकल ट्रेंड में है तो किंग फहद स्टेडियम में यह मुकाबला सऊदी अरब में खेला गया। संतोष ट्रॉफी 22-23 के विजेता है कर्नाटक, उपविजेता है मेघालय, ठीक है। इसके अलावा यह जो है संतोष ट्रॉफी का 76वां एडिशन था। डूरंड कप 2023 के विजेता मोहन बगान है, पूर्वी बंगाल को हरा के। 2022-23 के ईरानी कप के विजेता रेस्ट ऑफ इंडिया है, उपविजेता मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा शेष भारत भाई, रेस्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब की गई? देखिए ये क्वेश्चन 3 दिन पहले ही बताया था, इंपोर्टेंट पॉइंट है, आने वाले एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने फिर से ये बता रहा हूं, नहीं तो प्रैक्टिस सेट की सेशन खत्म हो गई है। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हैं, है ना। तो BFI की स्थापना जो है 1950 में हुआ था। साई की स्थापना 1984 में। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली आपके स्थापना वाला जो इंस्टीट्यूट है खास करके खेल को लेकर, तो ये साई सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1934, BCCI 1928 और भारतीय ओलंपिक समिति 1927, ठीक है। ये सबको जो है ना, ये पांचों संस्था को अपने जवान से जो है याद तो कर ही लीजिए, माथा में चिपका लीजिए, है ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं, जिसमें साई सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा थय्यम किस राज्य का नृत्य है? केरल का, और मैंने कहा था केरल ऑप्शन में नहीं तो कर्नाटक चलेगा थय्यम के लिए। इसके अलावा उगादी के बारे में मैंने सेम बात आपसे करा था कि उगादी जो नव वर्ष है ये तेलंगाना और आपका जो है आंध्र प्रदेश का है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो कर्नाटक भी चलेगा, है ना। इसी मैंने सेम बात बताया था कि छठ पूजा बेसिकली बिहार का है, बिहार के सबसे बड़ा त्यौहार, अभी 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन अगर बिहार ऑप्शन में नहीं है तो ये उत्तर प्रदेश भी चलेगा, है ना। उसी प्रकार से मैंने बताया था छऊ नृत्य आपके 3 जगह होते हैं, ओडिशा, है ना, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल, लेकिन इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो एक बार बिहार ही ऑप्शन में था तो बिहार ही राइट आंसर था वहां पे, क्योंकि झारखंड तो बिहार से अलग हुआ है, तो एक को तो आदमी होगा जो जानता होगा, समझ रहे हैं ना, है ना। तो इसी प्रकार से तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि ऑप्शन नहीं है तो कर्नाटक मारिएगा। इसके अलावा केरल के प्रमुख त्योहार में आएंगे तो आपका कथकली हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा जो शास्त्रीय नृत्य है, और त्योहार में आएंगे तो बीसू हो जाएगा, त्रिशूर पूरम हो जाएगा, मकर बिलक्कू हो जाएगा, ओनम हो जाएगा। इसके अलावा केरल में साइलेंट वैली है, भारत का मसाला उद्यान कहलाता है इनको। इसके अलावा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 आपसे पूछा है इस बार के दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। हमने कहना है कि फीफा, इसके बारे में तो बता ही दिया था कि कहाँ कहाँ हुआ है। तो फीफा जो अभी 2023 में हुआ है, फीफा अंडर 17 2023, ये आपका इंडोनेशिया में हो रहा है, जो 2 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। तो ये करंट सेक्शन से आने वाली जो लेटेस्ट कोई एग्जाम होगा आपका वहाँ पे काम आएगी। इसके अलावा फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 अर्जेंटीना में हुआ है, विजेता आपका उरुग्वे रहा है। महिला वाला फीफा 2023 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ है, विजेता आपका स्पेन रहा, इंग्लैंड को हरा के। जो मेन वाला फीफा है 2022 में हुआ था, कतर में हुआ था, विजेता अर्जेंटीना रहा था, विजेता फ्रांस रहा था। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, मुख्यालय ज्यूरिख में है। फीफा 26 अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगी। तो ये सब कुछ एक क्वेश्चन था जो आपके प्रैक्टिस सेट आगे के दिन और अभी भी काम आएंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जो बच्चे PDF के लिए मतलब इच्छुक हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।